नमस्कार। जीके कोई ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 50 प्रश्न। यह प्रश्न एमपीपीईबी के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जिनमें से अधिकांश प्रश्न आपको आगे आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। इन प्रश्नों को एग्जाम के ढंग से ही सेट किया गया है ताकि आपको हिंदी नॉलेज के साथ साथ पेपर की भी प्रैक्टिस होती रहे। यदि आप लोग सहयोग करें तो मेरा प्रयास रहेगा कि 20 से 25 वीडियो एग्जाम होने से पहले आप सभी के लिए लेकर आऊँ। सहयोग में आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना सजेशन कमेंट में देना है। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आएँ वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो जो बनाई गई है ये जीके की तरह ही होगी, परंतु कुछ ज़रूरी फैक्ट इसमें कवर करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा ये कौन है? तो देखिए, वृंदालाल वर्मा को अगर आपको जानना है तो इससे पहले आप जान लीजिएगा इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जैसे एक है मृग नयनी, ठीक है, आपको याद रखना है मृग नयनी, ये भी पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे दूसरा है अहिल्याबाई, एक और प्रसिद्ध उपन्यास है अहिल्याबाई, ठीक है। तीसरा प्रश्न इनका ये भी बनता है कि झांसी की रानी, ये भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सी है? झांसी की रानी। साथ में याद रखना है विराटा की पद्मिनी, ठीक है, विराटा की पद्मिनी। तो ये इनके जो हैं प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं ये कहीं ना कहीं कैसे हैं। देखिए, मृगनयनी है ना, अहिल्याबाई होलकर के बारे में, झांसी की रानी के बारे में, विराटा की पद्मिनी के बारे में, तो ये सभी जो है कैसे हैं, इतिहास से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऐतिहासिक उपन्यासकार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेवाती बोली आती है। तो मेवाती बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, आप ये बात याद रखेंगे कि जो हिंदी क्षेत्र है, इसकी हिंदी क्षेत्र की जो भाषा और बोली है, ठीक है, हिंदी क्षेत्र में कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी तो एक भाषा है ही, लेकिन इसकी उपभाषाओं की बात करें तो कितनी हैं? ये 5 हैं, ठीक है। कितनी हैं? 5 उपभाषा हैं। और इन 5 उपभाषाओं को 17 बोलियों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी हैं, उनमें से कैसे डिवाइड किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो 17 क्या हैं? मुख्य तौर पर बोलियां हैं। अगर हम बात करें मेवाती बोली की, तो देखिए इन 17 बोलियों में से एक आता है कौन सा? मेवाती बोली। अगर इन 5 उपभाषा की बात करें तो इनमें से 5 उपभाषाओं के अगर हम नाम बताएं आपको तो आप याद रख सकेंगे क्या? तो पहली है मान लीजिए राजस्थानी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी या जिसे कौर भी बोलते हैं, ठीक है, और तीसरी है पूर्वी हिंदी, और चौथी है बिहारी, पांचवी है पहाड़ी। तो हम राजस्थानी पहले समझ लेते हैं। तो राजस्थानी की बात करें, 5 में से राजस्थानी जो है, तो राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ये देखिए एग्जाम में कई बार बना है, क्योंकि राजस्थान एमपी से लगा हुआ है तो उसका प्रभाव हमारे एमपी में भी है, इसलिए इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? तो पहली है, सबसे पहले आप याद रखेंगे पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी है, जिसे सामान्यतः क्या बोलते हैं? मारवाड़ी। कौन सी भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं? तो ये बोली जाती है मारवाड़ी। वहीं अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी है पूर्वी राजस्थानी। कौन सी है? पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तो इस जो पूर्वी राजस्थानी है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जयपुरी बोली। कौन सी? जयपुरी बोली। तो आप ये याद रखेंगे, जयपुरी बोली, तो ये जयपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे जो तीसरी है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी, तो उत्तरी जो राजस्थानी है इसमें कौन सी बोली है? मेवाड़ी। मेवाड़ी। और चौथी है दक्षिणी राजस्थानी। तो आप याद रखेंगे कि पूर्व, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो राजस्थानी है ये राजस्थानी हिंदी से निकली हुई बोलियां हैं। इनमें कौन कौन सी आती हैं ये आपको याद रखना है। अब देखिए 5 उपभाषाएं हैं जिनमें से एक है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में आती हैं कौन कौन सी? एक तो पश्चिमी, कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, जिसे क्या बोला जाता है? मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी जिसे बोला जाता है जयपुरी। उत्तरी राजस्थानी जिसे बोला जाता है मेवाड़ी। दक्षिणी राजस्थानी जिसे बोला जाता है मालवी। तो देखिए जो मेवाती है हमारी, यहाँ ये दी गई है मेवाती, तो मेवाती कौन सी में आएगी फिर? तो मेवाती आएगी ये इसमें, ठीक है, उत्तरी राजस्थानी में। तो
कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए तब तो आप याद रखेंगे ही, लेकिन आपसे ये इस प्रकार भी पूछा जाए तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडिताई। पंडिताई शब्द में प्रत्यय है। देखिए सबसे पहले तो आप प्रत्यय को समझिए, प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय देखिए आप, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। तो पास से प्रत्यय है और पास से ही होता है पीछे। ठीक है, ये ऐसे बनता है। तो वास्तव में प्रत्यय कोई शब्द नहीं होता, प्रत्यय एक शब्दांश होता है, आप इतना याद रखेंगे। तो ये क्या है? शब्दांश है। और जो शब्दांश ऐसा किसी शब्द में पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर लग करके उसके अर्थ का परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो पंडिताई हमें शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो देखिए पंडित होता है शब्द, शब्द क्या है? पंडित। ठीक है, इसमें आई जो जोड़ा गया, आई, तो इससे क्या बन गया? पंडिताई। ठीक है, क्या बन गया? पंडिताई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय है आई। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है 2। राइट आंसर है 2। इसी प्रकार आप और भी कई शब्द बना सकते हैं, जैसे पढ़ाई, ठीक है, धुलाई, ये सब क्या है? जिनमें आई प्रत्यय लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है यथा स्थान में समास कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जो अव्यय होते हैं, क्या अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय जो है प्रति, प्रति, यथा, ठीक है, यथा, हाथ, भर, आ इत्यादि, ये क्या है? अव्यय होते हैं। ठीक है, इनसे जो शब्द शुरू होते हैं, इनसे जो शब्द शुरू होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 1। क्या है? अव्ययी भाव समास इसमें है, क्योंकि यहाँ यथा से शुरू हुआ है। यथा स्थान, यथा संभव, यथा समय, ये सभी क्या होंगे? अव्ययी भाव समास होंगे। 5वां प्रश्न है पक्षी जो शब्द है इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो द्विज, आप सभी जानते होंगे कि पक्षी को हम द्विज भी बोलते हैं। दूसरा है खग, तीसरा है अंडज, ये भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4। उपरोक्त सभी, सभी जो हैं पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। साथ में आपको कुछ और रखना है, जैसे हमने कई बार बोलते हैं कि उड़ गए प्राण पखेरु, तो जो पखेरु शब्द आता है ये किसके लिए आता है? पक्षी के लिए आता है। उसी प्रकार आप एक और शब्द सुना होगा कि वो तो परिंदा है, मतलब उड़ने वाला यानी कि पक्षी। तो ये जो है परिंदा, एक होता है खग, तो आपने देख ही लिया, एक और होता है बिहग, बिहग और बिहंग, ये सभी क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हैं। द्विज है, खग है, अंडज है, पखेरु है, परिंदा है, बिहग है और बिहंग है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वारथ सुकृत न सम ब्रथा देख बिहंग विचारी, बाज पराए पान परितु पच्छिन न मारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 2, अर्थात अन्योत्री, अन्योक्ति अलंकार। ये क्यों है? सबसे पहले आप समझिए कि जो अन्योक्ति अलंकार होता है ये क्या होता है, क्या कहता है? यह कहता है कि अगर हमें कोई उक्ति, कोई बात किसी को कहना है तो हमें उससे डायरेक्ट न कहते हुए किसी अन्य के माध्यम से कहनी है। ठीक है, और यहाँ पर इस जो दिया गया है इसी में यही कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर जो कवि बिहारी हैं, ये कवि बिहारी का दोहा है। कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे बाज, मतलब बाज, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? हे बाज, तू मतलब शिकारी के निर्देश पर अपने ही भाई बंधुओं को क्यों मार रहा है? तो जब जो बिहारी थे, ये आप सभी जानते हैं कि राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। तो यहाँ जो बाज की बात कर रहे हैं, ये बाज का मतलब है राजा जयसिंह। तो वो बाज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे राजा जयसिंह, तू मतलब शिकारी के, ठीक है, शिकारी के कहने पर, शिकारी, शिकारी का अर्थ मतलब या शिकारी या पराय पान, पान का मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो शिकारी के, शिकारी का मतलब है, और उस समय के जो मुगल शासक हैं, ठीक है, मुगल शासक के कहने पर राजा जो जयसिंह हैं ये किससे लड़ते हैं? अपने ही हिंदू राजाओं से। तो ये कह रहे हैं कि अपने ही, मतलब जो अपने खुद के साथी हैं, खुद के जो हिंदू राजा हैं, अपने पच्छिन ना मार। ठीक है, तो जो अपने खुद के जो पक्ष वाले हैं, हिंदू राजाओं की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राजाओं को क्यों मार रहे हो? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कवि बाज, शिकारी और पच्छिन, ठीक है, पक्षी के माध्यम से, इनके माध्यम से किसको कहना चाहते हैं? राजा जयसिंह को, मुगल शासक को और हिंदू राजाओं के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इसलिए है कि वो अन्य की उक्ति, मतलब कोई उक्ति अन्य के माध्यम से किसी और से कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है,
7वां प्रश्न है शशि, इसका विलोम शब्द क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि शशि का विलोम शब्द क्या है। शशि का विलोम शब्द है तरड़ी। ठीक है, राइट आंसर 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोपियाँ गोपियाँ यही श्री कृष्ण से मिला करती थीं। देखिए पढ़ने में समझिए, गोपियाँ यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थीं, मतलब किस पे जोर आ रहा है? यहीं पर। यहीं का मतलब है उस स्थान की बात कर रहे हैं जिस स्थान पर गोपियाँ श्री कृष्ण से मिला करती थीं। तो इसका मतलब है कि ये स्थान बोधक संरचना है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 1। 9वां प्रश्न है कि निष्कपट में संधि कौन सी है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो संधियाँ होती हैं, संधि होती क्या है। ठीक है, तो संधि में क्या होता है, दो शब्दों में से पहले शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, इनका मेल होता है, जिससे संधि में कुछ अर्थ परिवर्तन जो है होता है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और उसके बाद में आती है विसर्ग संधि। तो यहाँ पूछा गया है आपसे निष्कपट। ठीक है, निष्कपट की बात करें तो अगर हम इसको संधि विग्रह करें तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले निह, ठीक है, निह प्लस कपट, निह प्लस कपट बराबर क्या बनेगा? निष्कपट, निष्कपट। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 विसर्ग आए, जब विखंडन करने पर कभी विसर्ग आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 है। लेकिन अगर आपको याद रखना है ये कि इसमें ऐसा हुआ क्या, सबसे पहले जब छोटी ई और प्लस ऊ ये दोनों आगे इस शब्द के का से मेल करते हैं। ठीक है, इससे का से मेल करते हैं या फिर खा से मेल करते हैं, खा से मेल करते हैं, या फिर टा है, टा से मेल करते हैं, पा से मेल करते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो ई और का के उच्चारण से सा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? सा बन जाता है। तो ये जो है इस प्रकार कार्य करता है। जैसे निह नाम में छोटी ई की मात्रा थी, यानी कि ये वाली ई थी, इस वजह से इसका मतलब किससे संबंध मेल हुआ? का से। तो जब का से मेल होगा तो का से पहले आधा सा, देखिए ये आधा सा है, ठीक है, ये इस पे आ गया तो निष्कपट बन गया। तो इस प्रकार ये क्या है? विसर्ग संधि है। 10वां प्रश्न है कि रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो देखिए इस बार रतलाम में पूछा गया है, कई बार रीवा, होशंगाबाद, इनमें भी कई बार पूछा गया है। तो आप इन सब के लिए ना एक थोड़ी सी देर के लिए एक मैप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, सभी क्षेत्र दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जा रही है? देखिए यहाँ ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा है। इसके इधर देखा जाए रतलाम कहाँ पर है? रतलाम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? रतलाम है। तो रतलाम में जो भाषा बोली जा रही है वो कौन सी है? इधर अगर पूछी जाती किसी जनजातीय भाषा ऑप्शन में होता तो भीली, और मुख्य तौर पे देखा जाए तो मालवी। ये कौन सी भाषा है? मालवी। जो मालवी भाषा है ये रतलाम में मुख्य तौर पे बोली जाती है। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मालवी, डी, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है मालवी, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है नदी शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए जो नदी है इसके कई पर्यायवाची हैं, जिनमें से एक तटनी है। क्या है? तटनी है। दूसरा तरंगिणी है। ठीक है, कौन सा है? तरंगिणी। तो ये भी आप याद रखेंगे। स्रोतस्वती ये भी है इसके, ठीक है, इसके पर्यायवाचियों में। निर्झर जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। देखिए निर्झर मतलब झर, झर से होता है पानी का स्रोत, निर मतलब जहाँ पर पानी का स्रोत नहीं है। तो ये जो है इसका अर्थ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? फिर 3 है। कुछ अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो उसमें एक सरिता आता है। कौन सा आता है? सरिता। ठीक है, साथ में ही और याद रखेंगे, जैसे एक है वाहिनी, वाहिनी भी कई बार पूछा गया है, तो ये वाहिनी है। ठीक है, दूसरा है निम्नगा, निम्नगा। तो ये कुछ इसके पर्यायवाची अर्थों में आते हैं। अगला प्रश्न है नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो देखिए जो गैलेक्सी होती हैं, गैलेक्सियों में एक है कौन सी? निहारिका। ठीक है, तो निहारिका के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द यूज होता है? तो ये होता है नेबुला। 13वां प्रश्न है ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द कौन सा है? संकर है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है? तो देखिए इसके लिए क्या है,
आपको तत्सम और तद्भव काफ़ी याद करने पड़ेंगे या याद रखने होंगे। तो ये जो है ऋण शब्द है ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है अब तब करना मुहावरे का आशय क्या है? अब तब करना, आज कल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना या उपरोक्त सभी। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने तुमसे कोई पैसे लिए और आप लोग हमें मतलब पैसे आपसे हमने पैसे लिए और जब आप लोग मांगने आए तो हम क्या कर रहे हैं कि आज नहीं है कल ले लेना, आज नहीं है कल ले लेना, अभी नहीं तब कर देंगे। यानी इसका मतलब है कि आज कल करना, टाल मटोल करना, अब तब करना। इसका राइट आंसर फिर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके सभी अर्थ निकल रहे हैं। 15वां प्रश्न है मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो मध्य प्रदेश से साहित्यिक पत्रिका जो निकलती है उसका नाम है समागम। राइट आंसर क्या है? 1। अगला है ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 15,000 शब्द हैं, ये वाक्य कैसा है? तो देखिए आज्ञा सूचक में कहीं आदेश जैसी बातें होती हैं तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें हम कोई इच्छा, आशीष, शुभेच्छा ऐसी चीज़ें देते हैं, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। विधानवाचक की बात करें तो ये पूरा शब्द है। विधानवाचक का ये है कि किसी क्रिया के होने या करने के लिए जो सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें बता रहे हैं कि 15,000 नहीं 1,50,000 शब्द हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, संकेतार्थक ये होते हैं जिनमें कोई शर्त, जैसे मान लीजिए डॉक्टर आएगा तभी मैं इलाज के लिए जाऊंगा या टीचर आएगा तभी मैं पढ़ने जाऊंगा, तो ऐसे में ये संकेतार्थक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, मतलब आपस में विलोम है ऐसा जोड़ा, युग्म मतलब ऐसा जोड़ा कौन सा नहीं है जो आपस में विलोम भी है? तो अगर हम बात करें नीरव, नीरव क्या है? बिल्कुल शांत, ध्वनि इसका अपोजिट है। ठीक है, सरल, सरल मतलब समझ ही रहे हैं, जटिल मतलब कठिन, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। पूर्वान्ह यानी कि सुबह की बात कर रहे हैं, फिर अपराह्न इसका ये क्या है? उल्टा है। लेकिन अगर मुक्ति की बात करें और विमुक्ति की बात करें तो दोनों का अर्थ सेम है। मुक्ति का मतलब भी ये छोड़ देना या खोल देना, ऐसे ही विमुक्ति का अर्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 1, ऐसा जोड़ा यही है, यानी कि मुक्ति विमुक्ति। ठीक है, 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए कोयल का पहला जो कथन दिया गया है, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, सबसे मधुरतम है। देखिए मधुरतम का मतलब ही क्या है? यहाँ सबसे, या तो मधुरतम नहीं होता, सबसे मधुर है ये ठीक है, या फिर मधुरतम है ये ठीक है, यानी कि सबसे और मधुरतम दो शब्द एक साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत है। अगर हम बात करें दूसरे की तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, और यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रीता, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, तो ये इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पर अगर आगे भी देखेंगे तो उसके अंदर कई दोष हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कई दोष हैं, ऐसे बोला जा सकता है। आकाश बहुत उच्च है, नहीं, आकाश बहुत ऊंचा है, ये शब्द आ सकते हैं, ये वाक्य आ सकते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अगर हम उपर्युक्त की बात करें तो देखिए उपर्युक्त ये बिल्कुल सही है, पहला ही जो है ये बिल्कुल सही है, उपर्युक्त इसी प्रकार लिखा जाता है। आइए दूसरा देखते हैं, आह्लाद। अगर आह्लाद की बात करें तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उन्नति की बात करें तो ये उन्नति इस प्रकार लिखी जाती है, कृत्य कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य नहीं होता, क्या होता है? क्या होता है? कृत कृत्य। ठीक है, कृत कृत्य, ये इनके सही हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। देखिए समोच्चरित का मतलब है कि उच्चारण में उनमें समानता हो, लेकिन ये कह रहा है कि अर्थ, भिन्नार्थ का मतलब है कि अर्थ में उनमें विभिन्नता हो, ऐसा हमें शब्दों का जोड़ा देखना है। तो देखिए जो सुत और सूत ये उच्चारण में तो समानता रखते हैं, सुत सूत, ठीक है, लेकिन क्या इनमें अर्थ सेम है? तो अगर हम सुत की बात करें तो सुत का अर्थ क्या होता है? सुत का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, पुत्र। अगर सूत की बात करें तो सूत का मतलब है डोरा या धागा। तो देखिए इनके अर्थ क्या है? भिन्नार्थक हैं, तो ऐसा नहीं, हमें ऐसा चाहिए जैसे इनका अर्थ लगभग सेम हो। ठीक है, वहीं अगर हम सुवन की बात करें तो इसका एक अर्थ पुत्र भी होता है। ठीक है, सुमन की बात करें तो ये एक तरह का पुष्प यानी कि फूल है, तो इनमें भी समानता है उच्चारण में और अर्थ भिन्न भी है, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। सुर और सूर, सुर और सूर, सुर देखिए सुर और असुर आपने पढ़े होंगे, सुर मतलब देवता होते हैं, असुर मतलब सुर मतलब देवता होते हैं, असुर माने राक्षस वगैरह। ठीक है, इसी प्रकार सूर की अगर हम बात करें तो सूर आपने सुना होगा कि सूरवीर यानी कि वीर,
इनका अर्थ भी क्या है, भिन्नार्थक है। लेकिन सदा, सदा का मतलब क्या होता है, हमेशा। सर्वदा का मतलब भी क्या होता है, हमेशा। तो ये जो है इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उन्नति में संधि कौन सी है। तो देखिए अगर उन्नति की हम बात करें तो उन्नति को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उत 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 प्लस नत, ठीक है। उत प्लस नत क्या होता है, उन्नति, ठीक है, उन्नति, है ना। तो ये इसका क्या है, सही बनेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ता जो है, ता ये वर्ग का पहला लेटर है, ठीक है। और इसका मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है। तो ता का मेल ना से हो रहा है, इसका मतलब है व्यंजन का व्यंजन से हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन का व्यंजन से मेल होना मतलब व्यंजन संधि है। तो ता का यहाँ ना से हुआ, जब ता का ना से होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले मतलब किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अगर ना और माँ से मेल खाते हैं तो उसी में जाकर के वो क्या होते हैं, जो पंचमाक्षर होते हैं उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि ता का ना में हुआ तो ता का क्या बन जाएगा, फिर से ना बन जाएगा। अगर ता का इसी प्रकार ता का जैसे माँ में होता तो क्या बन जाता, ता का माँ में होता तब भी ना बन जाता। जैसे मान लीजिए उत, ठीक है, उत उत प्लस मय, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, उत ता का माँ में हो रहा है तो उन मय क्या बन जाएगा, उन्मय। इस प्रकार से ये बनते रहेंगे। अगला प्रश्न है कुहिक कुहिक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुघची बन बोई। कहने का अर्थ यह है कि कभी यहाँ कह रहा है कि वह इस प्रकार से रो रही है जैसे कोयल रोती है, जैसे कोयल रोती है, रकत आंसू घुघची बन बोई। वो कह रहा है कि इनके आंसुओं से जंगल में भी, किसमें, जंगल में भी घुंघची आप जानते होंगे जिसे सामान्यतः गोंगची बोलते हैं, ये भी मतलब जंगल में निकल आए या फिर उगे आए, ऐसे वो रो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपने कभी देखा है कि कोई कोयल जैसा रो सकता है, पहली तो ये। दूसरा ये कि किसी के आंसुओं से कोई भी जंगल में पौधा उग सकता है, नहीं। तो इसमें क्या किया गया है, कवि के द्वारा अतिशयोक्ति की गई है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसमें क्या है, एक तरह की सलाह या क्या है, सूचना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फिर क्या बनेगा, विधि सूचक संरचना, ठीक है। बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है। देखिए प्रत्यय के बारे में अभी आपको बता ही चुका कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो जो बुझक्कड़ है, बुझक्कड़ का प्रत्यय क्या बनेगा, इसमें जो है बुझ जो दिया गया है, बुझ, ठीक है, क्या, बुझ। तो ये बुझ जो है ये मूल शब्द है, इसमें क्या जोड़ा गया है, अक्कड़ जोड़ा गया है, ठीक है, अक्कड़ जोड़ा गया है। इस प्रकार ये जो अक्कड़ है ये क्या है, प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, एक है, यानी कि अक्कड़, ठीक है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कई अन्य एग्जाम्पल, जैसे बुझक्कड़ है, एक पियक्कड़ भी होता है, पियक्कड़, ठीक है, एक होता है भुलक्कड़। तो ये कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिनमें अक्कड़ प्रत्यय आता है। 25वां प्रश्न है सूत जो शब्द दिया गया है इसका कौन सा अर्थ नहीं है। तो देखिए सूत शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे धागा है, क्या है, धागा है। कर्ड जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, कर्ड कान का पर्यायवाची होता है, ठीक है। रथ हाँकने वाला ये इसका क्या है, पर्यायवाची है। भाट जो है ये भी पर्यायवाची है। एक मैंने अभी आपको बताया था सूत, दूसरा उसका क्या होता है, डोरा, ठीक है। फिर होता है धागा, डोरी, रस्सी, ये जो है इनके क्या है, सूत शब्द के अर्थ हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 2 है। 26वां प्रश्न है कलेजा उछलना मुहावरे का आशय क्या है। तो देखिए कलेजा जो उछलना है उसका ऐसा होता है जैसे मन की ऐसी स्थिति, चाहे वो खुशी से हो चाहे वो दुख से हो, मतलब अचानक उफान लेना अंदर से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उद्वेग से दिल का धड़कना ये सही है, दूसरा आशंका से दिल का धड़कना ये भी सही है, हर्ष से दिल का धड़कना ये भी सही है। कुल मिला के इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 2, अर्थात उक्त सभी। 27वां प्रश्न है तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। देखिए ऐसे शब्द काफ़ी आ रहे हैं। ये प्रश्न पहला है आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक वाक्य। तो देखिए आज्ञा सूचक वाक्य पहले इनको समझ लीजिएगा, ये बार बार आ रहे हैं ना। तो आज्ञा जो सूचक वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है, कोई आदेश दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, कोई आदेश, या फिर कोई प्रार्थना की जा सकती है, ठीक है, प्रार्थना की जा सकती है। हो सकता है कोई उपदेश दे,
ठीक है। तो मतलब अर्थ ये है कि किसी भी वाक्य में आदेश, प्रार्थना या उपदेश का भाव यदि निकल रहा है तो वह क्या होगा, आज्ञा सूचक वाक्य होगा। इच्छा सूचक वाक्य की बात करें तो देखिए इच्छा सूचक वाक्य में क्या होता है, इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं उनमें कोई भी मतलब जो वाक्य है उनसे इच्छा, ठीक है, इच्छा या फिर शुभकामनाएं, बधाई, आशीष, ठीक है, शुभकामनाएं, ऐसा भाव प्रकट होता है। ठीक है, यदि किसी वाक्य में शुभकामनाएं, इच्छा आदि का भाव यदि मतलब दिख रहा है या निकल रहा है तो वो क्या होगा, इच्छा सूचक होगा। वहीं विधानवाचक की बात करें तो मैंने पहले ही बोला था कि क्रिया के होने या करने की सूचना मिले, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, विधानवाचक। संकेतार्थक या मतलब ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनमें कंडीशन की बात चल रही हो, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन की बात चल रही हो तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए हम आपसे बोले कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पटवारी या वनरक्षक अवश्य बन जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि कठिन परिश्रम करोगे यानी कि शर्त है। संकेतार्थक का मतलब भी यही होता है, कंडीशन की बात करता है। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है ये है कि तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। इसमें क्या है, ये मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये इच्छा सूचक वाक्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 है। अगला प्रश्न है अन्न जल पद में समास है। तो देखिए अन्न जल पद में समास जानने से पहले आप समास समझिए। समास में क्या होता है, मैंने आपसे बोला था कि संधि जो है, संधि में क्या होता है, दो शब्द होते हैं जिनमें से पहले शब्द का लास्ट वर्ड और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड, इनका मेल होता है। ठीक है, लेकिन वहीं समास की अगर हम बात करें तो समास में क्या होता है, 2 शब्दों का मेल होता है, इसमें वर्ड का मेल नहीं होता, ये 2 शब्दों का मेल है। ठीक है, तो 2 शब्दों का, 2 शब्द 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो 2 शब्दों का मेल है। ठीक है, या फिर संधि जो होती है, 2 शब्दों की संधि, इसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखेंगे इनके कितने भेद हैं, ये मुख्यतः 6 भेद हैं इनके। ठीक है, 6 भेद हैं, उन्हीं में से एक है कौन सा, द्वंद्व समास। ठीक है, राइट आंसर क्या है, 4, ये द्वंद्व गलत लिखा है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जो अन्न जल है, अन्न जल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या कहता है, द्वंद्व समास को जब हम विखंडन करते हैं या फिर विग्रह करते हैं तो उसमें या तो और आएगा, क्या आएगा, और आएगा, एवं आएगा, अथवा आ सकता है, या आ सकता है, या फिर ये जो है ये चिन्ह आ सकता है, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये योजक चिन्ह आ सकता है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया राजा और रानी, राजा रानी, तो जब राजा रानी होता है तो ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो राजा रानी, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजा और रानी। ठीक है, जब भी और, एवं, अथवा, या फिर योजक चिन्ह आते हैं तो उस कंडीशन में दोनों ही पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में से क्या याद रखना है आपको कि इनमें इनकी पहचान है, इनके बीच में विग्रह करने पर और, एवं, अथवा, या योजक चिन्ह आ सकता है। दूसरा, इनके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो जब हम अन्न जल का विखंडन करेंगे इसी प्रकार तो क्या बनेगा, अन्न जल मतलब अन्न और जल। ठीक है, अन्न और जल, ये इसका क्या बनेगा, विग्रह होगा। अगला प्रश्न है होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। देखिए आप हमने या फिर जो भी पी बोल लो तो उनने क्या है, हमेशा ऐसे प्रश्नों को बनाया है, कभी होशंगाबाद पूछ लेगा, कभी रतलाम पूछ लेगा, तो आप इन्हें मैप से याद रखें। तो देखिए ये मैप है, अगर मैप की हम बात करें तो होशंगाबाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो होशंगाबाद हमारा कहाँ पड़ेगा, इस क्षेत्र में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, इस क्षेत्र में पड़ेगा, ये जो है यहाँ होशंगाबाद है। ठीक है, होशंगाबाद जो वर्तमान नाम क्या है, नर्मदापुरम, तो ये कहाँ है, यहाँ पर पड़ेगा। अब अगर बात करें ऊपर की तो ये देखिए यहाँ पर बुंदेली भाषा है, ये बुंदेली भाषा का क्षेत्र है और ये कोरकू भाषा का क्षेत्र है। तो जो होशंगाबाद है यानी कि नर्मदापुरम, उसमें बुंदेली भाषा और कोरकू भाषा, ये 2 बोलियाँ बोली जाती है। ये भाषा लिख दिया है, ये ठीक नहीं है, बुंदेली एक तरह की बोली है या उपभाषा है, कोरकू और बुंदेली 2 आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, जो यहाँ पर बोली जाती हैं। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कोरकू जो है इसमें है नहीं है, तो मुख्यतः कौन सी बोली है, बुंदेली, जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वैभव जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा है। वैभव का है महत्ता है, शक्ति है, ऐश्वर्य है। इसका मतलब है ये तीनों ही इसके पर्यायवाची में आते हैं। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या है? 3 है। अगला प्रश्न है हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। देखिए ऐसे शब्द भी पूछे गए हैं, तो आप इन्हें भी देख करके या पढ़ करके चलेंगे, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर आप सभी जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर, जब भी हॉर्टिकल्चर की बात होती है तो हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? उद्यान या फिर बागवानी। क्या आता है? उद्यान या फिर बागवानी। तो ये इसका मतलब है हॉर्टिकल्चर का, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। साथ में आप ये याद रखेंगे जब हॉर्टिकल्चरिस्ट की बात आ जाती है तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका विशेषज्ञ, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनित्य का विलोम शब्द है। तो देखिए अनित्य का विलोम शब्द आप सभी जानते हैं शुद्ध रूप में नित्य होता है, ठीक है। नित्य की अगर हम बात करें तो नित्य के जो है पर्यायवाची शाश्वत है, सर्वदा है, ठीक है, शाश्वत है, सर्वदा है, हमेशा है। तो ये जो है इनके क्या है? नित्य के पर्यायवाची हैं। और अगर नित्य के पर्यायवाची हैं तो ये क्या अनित्य के क्या होंगे? ये इसके उल्टे होंगे, यानी कि विपरीत होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4 है। अगला प्रश्न है ठेस शब्द है। ठेस शब्द कैसा है? देखिए ठेस हुआ, ठेठ हुआ, ठेठ हुआ, ठेला हुआ, ठेला हुआ, ठेठ, ठेला, थैला, ठेस इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये देशज शब्द हैं। देशज शब्द हैं। देशज शब्दों का मतलब होता है कि ये देश में उत्पन्न हुए हैं। अगला प्रश्न है रोजगार और निर्माण कहाँ से प्रकाशित होता है? तो मध्य प्रदेश में जो रोजगार और निर्माण है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की तमाम योजनाएं और रोजगार से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं, तो ये जो है भोपाल से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? देखिए ये 2000 कब हुआ था? 15 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। इस वजह से ये क्या है? प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम जो सम्मेलन था ये नागपुर में हुआ था, और ये जो है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है 10वां। तो आप ये याद रखेंगे। इसका जो मुख्य विषय था, इसका मुख्य विषय था हिंदी जगत, विस्तार और संभावनाएं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। हालांकि ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 10वां मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उस समय करंट में रहा था, इसलिए पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। ऐसा कौन सा इनमें से जोड़ा दिया गया है जो आपस में विलोम नहीं है? तो देखिए पास, पास का मतलब होता है नज़दीक। परे, परे का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है। परे मतलब दूर, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। पछुआ, पछुआ मतलब पश्चिमी, पूर्वा मतलब पूर्वी, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। स्वन और ध्वनि, तो ये जो ये हैं, ये स्वन और ध्वनि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ठीक है। अगर नीरव होता, शांत होता, तो संभव था कि वो ध्वनि के साथ अपोजिट बन जाता। निर्वात, निर्वात का मतलब है बिना हवा के, बात मतलब हवा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर 3 है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? संभवतः आज वह अवश्य आएगा। देखिए जहाँ संभावना है वहाँ अवश्य हो नहीं सकता, तो ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। संभवतः आज वह आएगा या फिर आज वह अवश्य आएगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत पर से गिर पड़ा, ये सही नहीं है। यहाँ ये पर जो है अनावश्यक है ना। वह छत से गिर पड़ा। आजकल 100 रुपये में क्या आता है? तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें तो देखिए जो प्रशंसा है, प्रशंसा को कैसे लिखा जा सकता है? इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, प्रशंसा। अगर हम चैत्र की बात करें तो ये चैत्र को हम लिख सकते हैं कैसे? कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फागुन की बात करें तो ये तद्भव रूप में सही लिखा है। क्या है? शब्दों का ये तद्भव रूप है। अगर हम तत्सम रूप में लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा फाल्गुन। क्या लिखा जाएगा? फाल्गुन, ठीक है। अगर हम गृहस्थी की बात करें तो ये गृहस्थी कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, ठीक है। तो ये जो है इनमें से राइट आंसर की अगर हम बात करें तो कौन सा है? तीसरा है, यानी कि फागुन। फागुन ये जो है राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है? उसी प्रकार जिसका उच्चारण में समानता हो लेकिन अर्थ भिन्नार्थक हो या भिन्न हो, तो ऐसा शब्द युग्म कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? गाली और गलौज दोनों मतलब एक ही प्रकार की
शब्दावली के लिए यूज होते हैं, ठीक है, दोनों मतलब बुरे व्यवहार में काउंट किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, गाली गलौज। 40वां प्रश्न है, सुदामा पांडे धूमिल की कृति कौन सी है? तो देखिए, जो अंधेरे बंद कमरे, ये किसकी है? ये है मोहन राकेश की, ठीक है, किसकी है? मोहन राकेश की पुस्तक है, मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। साथ में ही आप याद रखेंगे, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये किसकी पुस्तक है? ये है सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल की। अगर हम बात करें यामा की, तो यामा जो पुस्तक है ये लिखी गई है महादेवी वर्मा ने, ठीक है, महादेवी वर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। साथ में आप इसे भी याद रखेंगे, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है नागार्जुन की, किसकी है? नागार्जुन, ठीक है, कवि नागार्जुन की ये पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 है। अगला प्रश्न है, फुनगी शब्द है, फुनगी कौन सा शब्द है? तो देखिए, फुनगी जो है देशज शब्द में आता है, ये देसी भाषाओं से बना है, तो इसका राइट आंसर 4 है। लेकिन जब भी आपको ऐसे तत्सम, तद्भव, संकर या देशज ये शब्द हैं, ये सभी आपको देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आ सकते हैं। लेकिन आप सभी से यही कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में ही जो चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, ठीक है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि मैं विदेश में रोया लेकिन माँ के प्यार से भीग गया, ठीक है। दुख ने दुख से बात की बिना चिट्ठी के, बिना तार के और बिना मोबाइल के, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं कवि ने क्या किया है, इसमें बड़ा चढ़ा करके लिखा है, बिना तार, बिना चिट्ठी और बिना मोबाइल के बात संभव नहीं है दूर से। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4। अगला है असेंट, ठीक है। असेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? देखिए, असेंट और डिसेंट ये दो मतलब ऐसे कई शब्द जो प्रशासन में या आपके कार्य के क्षेत्र में काफ़ी यूज होते हैं, तो इसलिए इनका काफ़ी महत्व है। ऐसे शब्दावलियों को याद रखें। असेंट का मतलब होता है अनुमति, ठीक है, अनुमति या फिर स्वीकृति। इसी प्रकार डिसेंट को आप याद रखेंगे जिसका मतलब होता है अस्वीकृति। अगला है काराज, काराज नहीं होगा, काराज काला करना नहीं, ये होगा कागज काला करना, ठीक है। तो कागज काला करना मुहावरे का आशय क्या है? तो कागज काला करने का मतलब है बेकार की बात करना, सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या है? 3। कागज काला करना मतलब बेकार की बातें करना। कागज पे अगर कुछ स्पष्ट लिखेगा इसका मतलब है कि समझौता टाइप की बातें कर रहा है या कुछ अच्छी बातें कर रहा है। तो कागज काला करना मतलब बेकार की बातें करना। अगला है मारकंडेय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो फिर से आ गया। तो ये जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या बनेगा? इसका बनेगा मारकंड, ठीक है। इसमें आय जोड़ने से ये क्या बन जाएगा? मारकंडेय। तो ए आय, ठीक है, क्या है? ए आय। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3, ए आय, ठीक है, मारकंडेय। अगला प्रश्न है रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि रीवा का जो क्षेत्र था पहले से, ये उसी क्षेत्र को आजकल बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मुख्यतः बघेली बोली बोली जाती है। राइट आंसर क्या है? 3। अगला जो प्रश्न है थोड़ा बहुत पद में कौन सा समास है? देखिए, इसके बारे में हम बात करें तो पहले इसको विग्रह करें। विग्रह करने पर ये क्या निकलेगा? थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा और बहुत, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है? दोनों ही पद प्रधान हैं, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। तो जब दोनों पद प्रधान हों और उसमें और अथवा या जैसे शब्द आएँ तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें होता है द्वंद्व समास। ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, द्वंद्व ऐसे नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा। कब पहुँचा? अपराह्न में पहुँचा, यानी कि ये क्या कर रहा है? समय का बोध करा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाक्य है ये कैसा है? ये काल बोधक, काल मतलब समय का बोधक है, काल बोधक संरचना है। अगला प्रश्न फिर से, तुम पर कभी आँच ना आए वाक्य कौन सा है? तो देखिए, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम इच्छा, आशीष, शुभकामना इत्यादि की बात करते हैं तो उसमें कौन सा होता है? इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो हम चाहते हैं कि तुम पर कभी आँच ना आए, ऐसी हमारी क्या है? इच्छा है, ऐसी हमारी क्या है? आशीष है। लास्ट प्रश्न है घालक, घालक का विलोम शब्द क्या है? तो अगर हम घालक की बात करें तो इसका मतलब होता है नाश करने वाला। क्या?
नाश करने वाला या फिर मारने वाला, मारने वाला। तो ये जो है इसका शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम बात करें पालक की, तो पालक का मतलब क्या होता है? पालक का मतलब होता है पालने वाला, ठीक है, पालने वाला, ठीक है। जैसे बच्चों के स्कूल में बोलते हैं कि अपने माता पिता को लेके आना, अपने पालक को लेके आना, ठीक है। तो ये उसी सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पालने वाला। तो यहाँ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। फिर हम अगली वीडियो में हिंदी को कवर करेंगे अगले 50 प्रश्नों के साथ। साथ में ही आपको अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।